अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाद स्टडी हब चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद दिलशाद 10वीं जमात के निसाब में शामिल नवाए उर्दू का 5वां सबक लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज के सबक में हम पढ़ेंगे तीसरी सिन्फ जो किताब में मेंशन की गई है, ड्रामा। इसको हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 3 अफसाने पढ़े हैं। पहली जो सिन्फ थी उसके मातहत 3 अफसाने हमने पढ़े थे। राजेंद्र सिंह बेदी का अफसाना भोला हमने पढ़ा। उसके बाद सादत हसन मंटू का अफसाना नया कानून हमने पढ़ा। उसके बाद हयातुल्लाह अंसारी का अफसाना भीख हमने पढ़ा। फिर दूसरी जो सिन्फ थी वो थी सवाने। और सवाने में अल्ताफ़ हुसैन हाली की लिखी हुई सर सैयद का जो बचपन है वो उनका सवाने पढ़ा। उसके बाद 5वां जो आज हम पढ़ेंगे उन्वान है वो है ड्रामा। और इसमें एक ड्रामा हम पढ़ेंगे आजमाइश। ये लिखा हुआ है मोहम्मद मुजीब का। तो चलिए शुरू करते हैं। ड्रामा के बारे में पहले समझ लेते हैं कि ड्रामा क्या है। ड्रामा यूनानी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके माना है करना या करके दिखाना। अदब में ये ऐसी सिन्फ है जिसमें किरदारों, मुकालमों और मनाजिर के ज़रिए किसी कहानी को पेश किया जाता है। कदीम हिंदुस्तान में संस्कृत काव्या में भी इसकी रिवायत बहुत मजबूत थी और इसको नाट्य कहा जाता था। अरस्तू ने ड्रामे को ज़िंदगी की नक्काली कहा है। दास्तान, नावल और अफसाने के मुकाबले में ड्रामा इस लिहाज से हकीकत से करीबतर होता है कि इसमें अल्फाज के साथ साथ किरदार, उनकी बोलचाल और ज़िंदगी के मनाजिर भी देखने वालों के सामने आते हैं। किरदारों की जहनी और जज्बाती कशमकश को मुकालमे और आवाज़ के उतार चढ़ाव के ज़रिए पेश किया जाता है। ड्रामा बुनियादी तौर पर स्टेज की चीज़ है, लेकिन ऐसे भी ड्रामे लिखे गए हैं और लिखे जाते हैं जो सिर्फ सुनाने और पढ़ने के लिए होते हैं। रेडियो की वजह से ड्रामों की मकबूलियत में इजाफा हुआ है और टेलीविज़न पर जिस तरह के सीरियल सबसे ज़्यादा पेश किए जाते हैं उनका ताल्लुक़ किसी न किसी ड्रामे ही की सिन्फ से होता है। अरस्तू ने ड्रामे के अज्जाए तरकीबी में 6 चीज़ों को ज़रूरी करार दिया है: किस्सा, किरदार, मुकालमा, ख्याल, आराइश और मौसीकी। लेकिन ज़रूरी नहीं कि हर ड्रामे में संगीत या मौसीकी का अंसर हो। प्लॉट, किरदार, मुकालमों और मरकज़ी ख्याल का होना अलबत्ता ज़रूरी है। ड्रामे की कामयाबी के लिए ये ज़रूरी है कि उसमें वाक़यात की कड़ियाँ इस तरह मिलाई जाएँ कि बतदरीज यानी आहिस्ता आहिस्ता नुक्ते उरूज तक पहुँच सकें, यानी कंप्लीट हो सके वो बात, और नाजरीन की तवज्जो एक नुक्ते या ख्याल पर मरकूज़ हो जाए, फोकस्ड हो जाए। उसके बाद ड्रामा अंजाम की तरफ बढ़ता है। वाक़यात से जो नतीजा बरामद होता है वो अंजाम के ज़रिए पेश कर दिया जाता है। हक़ व बातिल और खैर व शर की कशमकश, बुनियादी इंसानी अक़दार और समाजी व कौमी मसाइल को ड्रामों में पेश किया जाता है। उर्दू में ड्रामे का आगाज़ वाजिद अली शाह के ज़माने में हुआ, जब राधा कन्हैया का किस्सा स्टेज किया जाने लगा। अमानत की इंदर सबा भी इसी ज़माने में लिखी गई जो बेहद मकबूल हुई। इंदर सबा के असर से बाद के पारसी उर्दू थिएटर में भी रक़्स व मौसीकी का खासा जोर रहा। 19वीं सदी के आखिर और 20वीं सदी के आगाज़ में उर्दू थिएटर ने बहुत तरक्की की और आगा हश्र के ड्रामे बहुत मकबूल हुए। उसके बाद इम्तियाज़ अली ताज, हकीम अहमद शुजा, डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन, प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, मिर्ज़ा अदीब, इश्तियाक हुसैन कुरैशी और फजलुर रहमान ने ड्रामा निगारी पर खुसूसी तवज्जो की। कृष्ण चंद्र, सादत हसन मंटू, राजेंद्र सिंह बेदी और रेवती सरन शर्मा ने भी रेडियाई ड्रामे लिखे और ड्रामा निगारी की रिवायत को मज़ीद इस्तेहकाम बख्शा, यानी स्ट्रेंथ दी। ये था ड्रामे के बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब के बारे में, जिनका ड्रामा आज हम पढ़ेंगे आजमाइश के उन्वान से। इनकी पैदाइश होती है 1902 में और इनका इंतकाल होता है 1985 में। मोहम्मद मुजीब लखनऊ में पैदा हुए। उनके वालिद एक मारूफ वकील थे। उन्होंने इब्तदाई तालीम लखनऊ के लोरेटो कॉन्वेंट में हासिल की। उसके बाद वो देहरादून के एक प्राइवेट स्कूल से सीनियर कैम्ब्रिज का इम्तिहान पास किया। 1919 में मोहम्मद मुजीब ने ऑक्सफोर्ड से जदीद तारीख़ में BA ऑनर्स किया। बर्लिन में उनकी मुलाकात डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर सैयद आबिद हुसैन से हुई। वहीं उन्होंने जर्मन और रूसी ज़बानें सीखीं। फ़्रांसीसी ज़बान वो ऑक्सफोर्ड से सीख चुके थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन के साथ उन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया में काम करने का अहद किया।
फरवरी 1926 में वो जामिया मिल्लिया इस्लामिया के शेखुल जामिया यानी वाइस चांसलर बनाए गए और वे इस ओहदे पर 24 बरस तक फाइज रहे। उनका इंतकाल दिल्ली में हुआ। मुजीब साहब इंतज़ामी उमूर के साथ तसनीफ़ व तालीफ़ के काम में भी बराबर लगे रहे। उर्दू और अंग्रेज़ी में उनकी बहुत सी किताबें शाये हुई। मुजीब साहब ने 8 ड्रामे लिखे जिनके नाम हैं खेती, अंजाम, खाना जंगी और हुब्बे खातून, हीरोइन की तलाश, आजमाइश और दूसरी शाम, और बच्चों के लिए एक ड्रामा आओ ड्रामा करें। मुजीब साहब साफ साफ सादा और सलैस नस्र लिखते थे। उनके मुकालमों में बोलचाल का फितरी अंदाज है। निसाब में जो ड्रामा शामिल है वो मुजीब साहब के ड्रामे आजमाइश का आखिरी एक्ट है। ये ड्रामा 1857 के अलमनाक तारीखी वाक़यात पर मबनी है। जनरल बख्त खां और उसकी हिंदुस्तानी फ़ौजों को शिकस्त हो चुकी है। बहादुर शाह जफ़र गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अंग्रेज़ों का दिल्ली पर कब्ज़ा हो जाने के बाद पकड़ धकड़ शुरू हो चुकी है। राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी की 2 मुजाहिद ख़वातीन सलमा और किशन कुंवर को पनाह दे रखी है। बख्त खां के सिपाही अगरचे हार गए लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। ये ड्रामा है आजमाइश के उन्वान से। चलिए ड्रामा पढ़ते हैं और ये आखिरी एक्ट यानी ड्रामे का आखिरी जो सीन है वो है। राम सहाय मल के मकान में एक छोटा सा दालान रात हो गई है। ड्यूट पर एक दिया जल रहा है। राम सहाय मल उसकी रोशनी में खाना खा रहा है। भागवती उसकी बीवी आंचल से मुंह बंद किए खड़ी है। उसको पंखा झल रही है और चुपके चुपके रो रही है। राम सहाय मल को उसके रोने का एहसास नहीं और वो खाना खाता रहा। राम सहाय मल ने कहा, कहो आज पानी काफ़ी मिल गया। भागवती ने रुहासी आवाज़ में भी, अभी शाम को राम प्रसाद ले आया, बहुत दूर जाना पड़ा, आसपास के एक कुएं में लाशें पड़ी हैं। राम सहाय मल ने कहा, राम राम राम। उसकी तरफ देखा, मगर तुम क्यों रो रही हो? भागवती ने जवाब दिया, मेरा भी मर जाने को जी चाहता है। राम सहाय ने कहा, तुम क्यों बैठे बैठे जान से बेजार हो गई? भागवती बोली, क्या बताऊं? राम सहाय ने कहा, परमात्मा का शुक्र करो, इतनी बड़ी मुसीबत आई और गुजर गई। भागवती ने कहा, हाँ। राम सहाय ने कहा, मगर अभी बहुत चौकस रहना है, देखती रहना दरवाजे से पहरे वाले ना हटें। भागवती ने कहा, नहीं, मैं तो बराबर चक्कर लगाती रहती हूँ। राम सहाय ने कहा, और कोई अंदर ना आने पाए, मर्द हो, औरत या फिर बच्चा? भागवती ने कहा, नहीं, कसूर होगा तो मेरा, मैं कह दूंगी कि मैंने आपको बताए बगैर किया है, मगर ये नहीं हो सकता कि जान पहचान की कोई औरत या बच्चा पनाह मांगे और मैं उसे पनाह ना दूं। राम सहाय मल कहता है कि भागवती को देर तक गौर से देखने के बाद, मालूम होता है तुमने मुझे बताए बगैर किसी को घर में छुपा लिया है। अब तो हमारी जान परमात्मा की दया से ही बच सकती है। तुम्हारा दिल इतना कमज़ोर है तो तुम मुझे क्यों नहीं बुला लेती हो? भागवती ने कहा, मैं चाहती हूँ कि आपको मालूम ही ना हो। राम सहाय ने कहा, ये कौन मानेगा कि मेरे घर में आदमी छुपे और मुझे मालूम नहीं? भागवती ने कहा, आदमी नहीं, लावारिस औरतें, भूखे प्यासे बच्चे हैं। राम सहाय ने कहा, किसकी औरतें, किसके बच्चे? भागवती ने कहा, ये मैं पूछती ही नहीं, यानी वो किसी से पूछती नहीं और घर में एंट्री दे देती है। अब राम सहाय ने उस पर क्या कहा ये देखें, यह पूछा है और मुझे बताना नहीं चाहती हो। हमारे मोहल्ले में ऐसे लोग हैं ही नहीं जिन्होंने बगावत में हिस्सा लिया हो। ये औरतें बच्चे तो बाहर से आए होंगे। भागवती ज़मीन पर बैठकर और अपना मुंह बंद करके फूट फूट कर रोने लगी। बताओ तो ये हैं कौन? कभी पूछताछ हो तो मैं जवाब दे सकूं। भागवती सर हिलाती है, अच्छा ना बताओ। यानी वो जब मना कर देती है सर हिलाकर तो वो कहता है, अच्छा ना बताओ। खामोशी, जब लड़ाई हो रही थी तो तुम्हारी ज़बान पर 3-4 नाम रहा करते थे। बख्त खां की आल औलाद यहाँ थी ही नहीं। सुधारी सिंह भी बाहर का आदमी है, क्या किसी मुसलमान औरत को पनाह दी है? हिंदू औरतों में तो तुम्हारी रानी किशन कुंवर से ताल्लुकात थे। निहार सिंह रुपया वसूल करने आना चाहता था तो ज़मीन तैयार करने से पहले ही उसको भेजता था, मगर क्या मालूम रानी बल्लभगढ़ में है या यहाँ, बल्लभगढ़ में है या यहाँ। बहरहाल जहाँ भी हो कोई ना कोई उसका पता देगा ज़रूर। अगर निहार सिंह को पकड़ लिया तो शायद उसको तलाश ना करें। यानी इस तरीके से वो सवाल कर रहा था और ख़ुद ही जवाब दे रहा। भागवती, उसने कहा, पकड़ लिया है? फिर ज़ोर से रोती। राम सहाय ने कहा, पकड़ लिया है तो अब तो कोई कुछ नहीं कर सकता। उसके बराबर सोना देकर उसे मोल लेना चाहो तो ना देंगे। तो रानी किशन कुंवर ने तुम्हारे यहाँ पनाह ली है? उस बेचारी ने कहा। उसने कहा, बेचारी। राम सहाय से अब और खाया नहीं जाता। बर्तन सामने से खिसका देता है, पानी पीना चाहता मगर
प्याला देर तक हाथ में लिए रहता है और पानी नहीं पी पाता। क्या बहुत रो रही है? भागवती सर हिलाकर, नहीं, इसका अफसोस कर रही है कि जहादी औरतों के साथ मैदान में नहीं गई और मारी नहीं गई। यानी उसकी भी ख्वाहिश थी कि मतलब वो भी उन औरतों के साथ जाती जो आज़ादी की जंग में शरीक हुई थी लड़ने के लिए। राम सहाय ने कहा, राम राम, क्या हिम्मत है, इसको अच्छी तरह रखना, मैं भी किसी इसके दर्शन करूंगा। उसको अच्छी तरह रखना, उसका हमारे घर में रहना कुछ ऐसा खतरनाक नहीं है। मुसलमान औरत की बात और है। भागवती कहती है, एक मुसलमान बहन भी है। राम साहब मल्हाय कौन? भागवती, सलमा। राम साहब, अरे वही यूसुफ मियाँ की मंगेतर, वो तो मोर्चों पर लड़ी हुई थी। भागवती, हाँ, उसने घरों की छतों पर से भी गोली चलाई। रानी किशन कौर भी उसके साथ बंदूक चला रही थी, फिर वो जख्मी हो गई। रानी किशन कौर ने न जाने किस तरह उसको यहाँ पहुंचाया। मैं तो समझती थी कि मर जाएगी, मगर अब भली चंगी है, सोच रही है कि किसी तरह दिल्ली से निकल जाए और बख्त खां की फौज में मिल जाए। रानी किशन कौर कहती हैं कि वो भी साथ जाएंगी। राम साहब मल कहता है, देखो ये नहीं हो सकता, मैं इस पर तैयार हूँ कि वो यहाँ छुप ही रहें और जब खतरा ना रहे तो चुपके से चली जाएं। यहाँ वो साल भर तक रहें, मगर बाहर जाकर फिर कहीं लड़ाई में शामिल हुई तो तुम पकड़ी जाओगी और मुझे तो ज़रूर फांसी हो जाएगी। और यूसुफ मियाँ को क्या हुआ? भागवती कहती है, सलमा को कुछ मालूम नहीं। राम साहब बोलता है, और तुमको तो मालूम होगा तो बताओगी नहीं? भागवती, सुना है वो आखिर वक्त तक लड़ते रहे। उर्दू बाजार में किसी गोरे ने एक औरत के साथ बदतमीजी की थी, उसे जान से मार दिया। इसमें नामालूम कितने पकड़े गए, मगर वो नहीं थे। कहते हैं अब उर्दू बाजार पर गोलाबारी होगी, एक मकान भी खड़ा ना छोड़ा जाएगा। राम सहाय कहता है, अब परमात्मा बचाए हम सबको। एक औरत घबराई हुई अंदर आती है, उसके मुंह से बात नहीं निकलती। फिर एक मुलाजिम आता है। मुलाजिम कहता है, सरकार, दरवाजे पर 4 सिपाही आए हैं, कहते हैं दरवाज़ा खोलो, हम तलाशी लेंगे। राम साहब, मेरे घर में नहीं आ सकते, मेरे पास अमान का परवाना है। यानी वो कहता है कि मेरे घर में अमान का परवाना है। अमान का परवाना जिसको मिल जाता, उसके घर में सरकारी मुलाजिम दाखिल नहीं होते थे तलाशी की घर से। अब मुलाजिम कहता है, सरकार वो हमारी बात नहीं मानेंगे। भागवती कहती है, परवाना मेरे पास है, चलो मैं दिखा दूंगी। राम सहाय ने कहा, तुम कहाँ जाओगी? भागवती कहती है, मैं नहीं जाऊंगी तो और कौन जाएगा? मैंने मशहूर कर दिया है कि आप अंग्रेज कमांडरों से बातचीत कर रहे हैं, घर पर नहीं हैं। राम सहाय ने कहा, नहीं, तुम बैठो, मैं जाता हूँ। भागवती जल्दी से दिया बुझाकर भाग जाती है। राम सहाय मल अंधेरे में बैठा रहता है। कुछ देर बाद दाईं तरफ से भागवती उल्टे पांव चलती हुई नजर आती है। 4 सिपाही उसे सिंगीनों से धमका रहे हैं। पहला सिपाही उनका सरदार मालूम होता है। पहला सिपाही कहता है, बता कहाँ हैं वो दोनों? भागवती कहती है, सहमी हुई रुहासी मगर बहुत दबी आवाज में, यहाँ कोई नहीं छुपा है। पहला सिपाही, यहाँ 2 औरतें छुपी हैं, हमारे आदमियों ने उनको गोली चलाते देखा है, फिर वो भागकर इस घर में आते हुए देखी गई। राम सरन, इस औरत को ले जाकर दीवार के साथ खड़ा करो, बाकी 3 आदमी फैर करो। राम सरन भागवती की तरफ बढ़ता है। राम सहाय, अरे तुम लोगों को शर्म नहीं आती? एक बेकसूर औरत को इस तरह मार रहे हो। पहला सिपाही कहता है, अच्छा, लाला जी छुपे बैठे हैं, सोचा था ललायन हमको बहुत फिसला कर रुखसत कर देंगी, बहला फुसला कर रुखसत कर देंगी। राम सरन, खड़ा करो इन्हें भी ललायन के साथ। भागवती चिल्लाकर, अरे मुझे मार डालो, इन्हें छोड़ दो, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, अरे ये बिल्कुल बेकसूर हैं। अच्छा, ये बेकसूर हैं? पहला सिपाही कहता है, अच्छा ये बेकसूर हैं तो तुम्हें मालूम है कि दोनों औरतें कहाँ छुपी हैं? भागवती कहती वैसे ही चिल्लाकर, अरे इन्हें छोड़ दो, हाय मेरी किस्मत, ये बिल्कुल कुछ नहीं जानते, हाय। स्टेज के दाईं तरफ के कोने से सलमा और किशन कुंवर अंदर आती हैं। सलमा कहती है, इन दोनों का पीछा छोड़ दो, हम आ गए, हमें जो सजा चाहो दे दो। सेठ साहब और उनकी बीवी बिल्कुल बेकसूर हैं। पहला सिपाही, सलमा और किशन कुंवर को गौर से देखने के बाद, मुझे तो तुम इस घराने की औरतें मालूम होती हो। किशन कुंवर, इन दोनों को छोड़ दो, हम तुम्हारे साथ चलने को तैयार हैं, शहर में हजारों आदमी हमको पहचान लेंगे। पहला सिपाही कहता है, हाँ, मैं तुमको लेकर बाहर चला जाऊं और इस दौरान में असली मुजरिम निकल जाएं। सलमा, तुम्हारी मर्जी, बेगुनाहों का खून करना तो तुम्हारा काम ही है। पहला सिपाही, अच्छा तो बताओ क्या नाम है तुम्हारे? सलमा ने बताया सलमा, किशन कुंवर ने बताया किशन कुंवर। पहला सिपाही कहता है, तुम अपने जुर्म का इकबाल करती हो? सलमा कहती है, हमने कोई जुर्म नहीं किया, हम अपने मुल्क के लिए अपने बादशाह की तरफ से लड़े हैं। तुम लड़ाई में शरीक हुई? पहला सिपाही पूछता है। सलमा ने कहा, दिलो जान से हम शरीक हुए, हमने दूसरों को लड़ने पर आमादा किया, हम मोर्चों पर लड़े, हमने दुश्मनों को मारा। किशन कुंवर कहता है, हमें अफसोस इसका है कि उससे ज्यादा ना कर सके।
पहला सिपाही, तो जाओ खड़ी हो जाओ दीवार से लगकर। सलमा, हम दीवार से लगकर क्यों खड़े हों, हम सहन में खड़े होंगे और तुम्हारी बंदूकों पर हंसेंगे, तो चलो खड़ी हो जाओ इसी बात पर। अब सलमा और किशन कौर की हालत देखी क्या थी। सलमा और किशन कुंवर बीच सहन में खड़ी हो जाती हैं। पहले सिपाही के इशारे पर तीन सिपाही उनसे 3-4 कदम हटकर और एक घुटने को जमीन पर टेक कर बंदूकें तानते हैं। भागवती चीख मारकर सिपाहियों और दोनों औरतों के बीच में आ जाती है, मगर गश खाकर गिर पड़ती है। सिपाही बंदूकें ताने रहते हैं मगर उन्हें फायर करने का हुक्म नहीं मिलता। सलमा के चेहरे पर मुस्कुराहट है और वो बंदूकों की तरफ देखती रहती है। किशन कुंवर की नज़र आसमान की तरफ है, उसके चेहरे पर वज्द की कैफियत है। सिपाही फायर नहीं करते। एक बारगी पहला सिपाही घुटनों पर जाता है। पहला सिपाही हाथ जोड़कर, हमारी खता माफ कीजिए, हम सिर्फ इसका यकीन करना चाहते थे कि आप वही हैं जिन्हें ढूंढ कर हम लाने का हमें हुक्म दिया गया था। यानी ये जो सिपाही थे ये अंग्रेज़ों की फौज में नहीं थे, बल्कि ये बादशाह के यानी बहादुर शाह जफर का जो कमांडर लड़ रहा था उसकी बख्त खान की फौज के सिपाही थे। तकदीर के इस इनकलाब को बर्दाश्त करना सलमा और किशन कुंवर के बस में नहीं। किशन कुंवर चीख मारकर गिर पड़ती है। सलमा की आंखें चढ़ जाती हैं, हाथ पांव जवाब दे देते हैं और वो ज़मीन पर ढेर हो जाती है। राम सहाय ने कहा, जालिमों, अब कब तक इन बेचारियों को सताओगे? अरे मारना है तो एक दफ़ा मार दो। पहला सिपाही इंतहाई नदामत के अंदाज में कहता है, हम इन्हें तकलीफ़ देना नहीं चाहते, उनके दिल की आरज़ू पूरी करना चाहते थे। हमें जनरल बख्त खान ने अंग्रेज़ी फ़ौज की वर्दियाँ पहनाकर भिजवाया है कि इन्हें जल्द से जल्द तलाश करके उनके पास पहुंचा दें। हमने उनको सही सलामत ना पहुंचाया तो हमारे गोली मार दी जाएगी या अंग्रेज़ हमें पकड़कर फांसी दे देंगे। भागवती ज़ौरन में उठ खड़ी होती है और किशन कुंवर और सलमा के मुंह पर पानी के छींटे देती है और उनके सर सहलाती है। उठो प्यारी, तुम्हारे बख्त खान ने तुम्हें बुलाया है, अपने प्यारों का बदला लो, अपने मुल्क की आबरू बढ़ाओ। आहिस्ता आहिस्ता सलमा और किशन कुंवर को होश आता है, वो उठकर बैठती हैं। भागवती उन्हें पानी पिलाती है। आपसे फिर आपके कदमों पर गिरकर माफ़ी मांगता हूँ। सलमा और किशन कुंवर मुस्कुरा देती हैं। यानी पहला सिपाही जब ये कहता, मगर अभी एक और गुस्ताखी करना है, हम आपको शहर के बाहर सिर्फ कैदी बनाकर ले जा सकते हैं। यानी वहाँ से निकलने का आसान कोई रास्ता नहीं था, तो यही एक शक्ल थी। पहले से वो अंग्रेज़ों की मतलब वर्दी पहने हुए थे, तो दूसरा रास्ता ये था कि वो अंग्रेज़ फ़ौजी के तौर पर, अंग्रेज़ सिपाही के तौर पे उन्हें कैद करके ले जाते और बाहर छोड़ देते। वो कहते, हमें आपकी मुश्कें कसना होंगी और गले में रस्सियाँ बांधना। सलमा और किशन कुंवर एक दूसरे की तरफ देखती हैं, फिर दोनों खड़ी हो जाती हैं। सिपाही जल्दी जल्दी उनकी मशकें कसते हैं और गले में फंदा डालते हैं। फिर एक सिपाही आगे, दो पीछे अटेंशन हो जाते हैं। पहला सिपाही रवानगी का हुक्म देता है। इस तरह ये था। उसके बाद अल्फाज माना देख लें। अल्फाज माना देख लें। यहाँ पर यह है डीवट, ये ड्यूट नहीं डीवट है। डीवट का मतलब होता है पुरानी किस्म का लकड़ी का चरागदान। रोहासी का मतलब है रोने पर आमादा। जिहादी औरतें, जिहाद करने वाली औरतें, मुराद वो औरतें जिन्होंने अपने मुल्क की हिफाजत के लिए जंग में हिस्सा लिया। अमान का परवाना, वो हुक्मनामा जिसके ज़रिए तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत दी जाए, सिक्योरिटी दी जाए, प्रोटेक्शन की। संगीन, एक नुकीला हथियार जो बंदूक की नाल पर लगाया जाता है। फैर का मतलब है फायर। मुश्कें कसना, दोनों बाजू पुश्त पर बांधना। गौर करने की बात है, आप पढ़ चुके हैं कि ये ड्रामा 1857 के तारीखी वाक़यात पर मबनी है। इस आखिरी एक्ट में लाला राम सहाय की बीवी भागवती ने जंग आज़ादी में शिरकत करने वाली दो जिहादी औरतों सलमा और रानी किशन कुंवर को अपने घर में छुपा रखा है। 1857 की जंग आज़ादी में हिंदू मुसलमान मर्द औरतों ने बराबर का हिस्सा लिया। उस वक्त ये तफरीक न थी कि कौन हिंदू है और कौन मुसलमान, बस एक ही मकसद था कि किसी तरह मुल्क आज़ाद हो जाए और अंग्रेज़ हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएं। अब यहाँ कुछ सवालात हैं। राम सहाय और उसकी बीवी भागवती के ख्यालात में क्या फ़र्क है, इन सवालात और उनके जवाबात को भी देख लेते हैं। क्या है? सवाल नंबर 1 है, राम सहाय और उसकी बीवी भागवती के ख्यालात में क्या फ़र्क है? जवाब है कि
राम साहब मल एक ऐसा इंसान है जो अंग्रेज़ों के डर से खौफज़दा है और किसी को अपने घर में पनाह देना नहीं चाहता, जबकि उसकी बीवी के ख्याल से मुख्तलिफ हैं। वो अपने मुल्क के लोगों को पनाह दे देती है और अपनी जान की भी परवाह नहीं करती। सवाल नंबर 2, राम साहब मल के दरवाजे पर सिपाही आए तो उसने क्यों कहा कि मेरे पास अमान का परवाना है? इसका जवाब यह है, उसने ऐसा इसलिए कहा कि अमान का परवाना जिसको भी मिल जाता था, अंग्रेज़ी फ़ौज उसके घर में दाखिल नहीं होती थी। यही सोचते हुए कि परवाना दिखाने पर वो सिपाही चले जाएंगे और घर की तलाशी नहीं लेंगे। सवाल, सिपाही सलमा और किशन कुंवर की मशकें कसकर शहर से बाहर क्यों ले जाना चाहते थे? जवाब, वो इसलिए ऐसा करना चाहते हैं ताकि कोई उनको शक की निगाह से ना देखे और वो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं और अंग्रेज़ों की कैद और उनके जुल्म सितम से भी बच जाएं। ये तीसरा सवाल और उसका जवाब था। उम्मीद है कि ये सबक आपको समझ में आ गया होगा, और किसी भी तरह की कोई दिक्कत पेश आती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए सबक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।